क्या आपको लगता है कि जो धर्मनिरपेक्षता के नाम पे राजनीति की गई या राजनीतिक दलों ने बहुसंख्यक समाज की उपेक्षा की? धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है साहब? ये मुझे लगता है राजनेता ही भूल गए। धर्मनिरपेक्ष का मतलब यही होता है कि आप हर व्यक्ति को एक नजरिया से देखें, और जो देश की परंपराएं और संस्कृति है उस पे तो हमें चलना ही पड़ेगा ना। आप जिस कुल में पैदा होते हैं, जिस परिवार में जो परंपराएं आपकी परिवार में होती हैं, जो बहुत सालों से चली आए, उन्हीं परंपराओं पर, जो उन्हीं रीत रिवाजों पे चलते हैं, तो भारत 5000 साल से जिस रीत और रिवाज और जिस संस्कृति से, हमारे यहाँ मुगल आए, हमारे यहाँ अंग्रेज आए, पर हमने अपनी रीत रिवाज और संस्कृति नहीं बदली ना। देखिए, मैं इसी प्रश्न को थोड़ा और दूसरी तरीके से आपके समक्ष रखना चाहता हूं। जब इस देश के प्रधानमंत्री एक कालखंड में बोलते हैं कि इस देश की जो राष्ट्रीय संपदा है उस पे पहला अधिकार अल्पसंख्यक वर्ग का है, और वो जब प्रधानमंत्री बोलते हैं द माइनॉरिटी हैव द फर्स्ट राइट ओवर नेचुरल रिसोर्सेज, और वो इस बयान को एक अफर्मेटिव एक्शन, जिसको सकारात्मक भेदभाव के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो ये क्या अंतर है? आप कैसे जो है आम जनमानस एक भेद करेगा कि जो तुष्टीकरण है और जो एक सकारात्मक भेदभाव की बात की जा रही है? और ये भी एक बड़ी चुनौती भारतीय राजनीति के समक्ष है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जो हमारे सामाजिक आर्थिक रूप से जो पिछड़ा तबका है, उनकी जरूरतें हैं कि जो सरकार है उनके साथ सकारात्मक भेदभाव करे, जिससे वो भी समाज की मुख्य धारा में आ सके। तो और लेकिन जो अफर्मेटिव एक्शन है वो किस प्रकार से, वो कौन सी रेखा है जिससे वो तुष्टीकरण की श्रेणी में आ जाता है? देखिए, जैसे आपने प्रधानमंत्री जी की बात, पूर्व प्रधानमंत्री जी की बात कही, ऐसे ही बयानों की वजह से जो पार्टी 60 साल जो सत्ता में रही, इन्हीं बयानों की वजह से और इन्हीं सोच की वजह से आज क्या हाल है उस पे मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं। और आज इतने सालों के बाद, मीनिंग 60 साल बाद, एक सरकार मोदी जी के नेतृत्व में तीसरे बार क्यों चुन के आती है? तमाम लोग यहाँ बैठे हैं जो राजनीति को फॉलो करते हैं, राजनीति पर लिखते हैं, राजनीति में विश्लेषण करते हैं। चुनाव तीसरे बार केंद्र में जीतना कितना मुश्किल होता है, उसका एक ही कारण है, क्योंकि उन्होंने दो ही लक्ष्य रखे, राष्ट्र और राष्ट्र के नागरिक, और संतुष्टिकरण की राजनीति की। और इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी में आज तीसरी बार सरकार बनाई, क्योंकि उन्होंने राष्ट्र को आगे रखा, राष्ट्र के नागरिकों को आगे रखा और समानता से उनको देखने का काम किया। इस कारण से आज आगे बढ़ रहा है देश। दूसरी चीज, तुष्टीकरण जो आप ही को अजीब नहीं लगा जो आपने कहा किस पर संपत्ति होनी चाहिए? जहां तक आपने आरक्षण की बात की, आरक्षण इस देश में लागू हुआ, परंतु उसमें ये भी किया तुष्टीकरण, उसमें लोगों ने कहा कि कुछ सामान्य जाति हैं, उसमें भी गरीब लोग रहते हैं, उनको भी आगे बढ़ाना चाहिए, तो उनको भी रिजर्वेशन देने की बात हुई गई। तो इसमें एक तरीके से सबको जोड़कर कि जो व्यक्ति, यही मैं फिर से कहना चाहता हूं, तुष्टीकरण से संतुष्टीकरण कितना बड़ा शब्द है, और उसका जितना हम इस्तेमाल करेंगे और जितना हिंदुस्तान के नागरिकों में वो बात जाएगी, तो राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव पूरा हमको देखने को मिलेगा। जो व्यक्ति डिजर्विंग है, नॉट बिकॉज कि वो किस जाति का है, किस धर्म का है, जो डिजर्विंग है, जिसको दबाया गया है या उसको उस तरह की उपलब्धियां नहीं मिल पाई हैं, तो एक बहुत बड़ा चर्चा होता है, पर वो तुष्टीकरण नहीं होता है महेंद्र जी। तुष्टीकरण क्या होता है? आज पार्लियामेंट ने पास किया, आज वेस्ट बंगाल में जो आप देख रहे हैं, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनली एक बार राष्ट्रपति का दस्तखत हो जाता है,
आज तमाम ऐसे अलग पार्टियां हैं जो कहती हैं हम इसको नहीं मानेंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम इसको 5 मिनट में बंद कर देंगे। तो ये तुष्टीकरण नहीं है क्या? और कॉन्स्टिट्यूशन का लेके किताब सब लोग दिखाते हिलाते चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से जो पास हुआ है उसको आप नहीं मान रहे हैं, परंतु हमारी सरकार आएगी तो हम इसको रद्द कर देंगे। कॉन्स्टिट्यूशनली लीगल चीज है, उसको आप मानते नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशन दिखाते हैं। तो क्या ये इस तरह की बातें, दोहरी बातें जो हैं राजनीति में जो आते हैं, ये तुष्टीकरण होता है। कॉन्स्टिट्यूशन दिखाएंगे पर अपने एक्शन में, बोलने में फर्की और जो आप करते हैं इसमें फर्की, ये है तुष्टीकरण। और जो नाम और जिस तरह का पहचान हम विश्व में बना रहे हैं, जिस दौर पे और जिस तेजी से हम दौड़ रहे हैं और जिस तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं, सचेत जनता को रहने की जरूरत है। मैं तो कहूंगा सबसे बड़ा अगर कर्तव्य किसी का है तो इस देश के जनता का है कि तुष्टीकरण से और ऐसे अफवाहों से बचने की जरूरत है, क्योंकि आप साफ तौर से स्वयं देखते हैं तुष्टीकरण हमको कहां लेके जाएगी। आज वक्फ तो पूरे हिंदुस्तान में लागू है, परंतु आज मुर्शिदाबाद में जो हालत है, क्योंकि आपको वेस्ट बंगाल के चुनाव आ रहे हैं तो आपको एक बड़ी संख्या में किसी कम्युनिटी का वोट है, तो उसको इलेक्शन के लिए ठीक करने के लिए, भले वहां अलगाववाद कितना हो रहा है, लोग अपने घर छोड़ के वहां से भाग रहे हैं, वहां बीएसएफ को आके खड़ा होना पड़ रहा है, लोग पैर पे गिर के बीएसएफ के लोग वीडियोस चल रहे हैं जहां कह रहे हैं कि यहां से मत जाइए नहीं तो हम नहीं जी पाएंगे, और वहां की सरकार कह रही है कि सारा जितना ये राइट हो रहा है ये बीएसएफ करवा रहा है। तो आप सोचिए कि इस देश में हो क्या रहा है, लोग चाह क्या रहे हैं। इससे क्या सचमुच में आपको लगता है मुर्शिदाबाद हो, मालदा हो या कलकत्ता हो? इसीलिए जब से ये सरकारें आई 60,000 से ज्यादा फैक्ट्रियां कलकत्ता छोड़ के वहां से पलायन कर गई। तो ये किसका नुकसान हो रहा है? पूरे वेस्ट बंगाल का, पश्चिम बंगाल का नुकसान हो रहा है। ये होता है तुष्टीकरण। वहां नौकरियों के लोग दर दर फिर रहे हैं, कोई सुरक्षित महसूस नहीं करता है। अब तो ये हो गया जिसकी आबादी ज्यादा वो उसी का राज चलेगा। तो क्या ये देश और कॉन्स्टिट्यूशन का ये बात है? कैसे ये देश इस तरह आगे बढ़ेगा? एकदम सीधा सवाल, क्या आपको लगता है कि जो धर्मनिरपेक्षता के नाम पे राजनीति की गई या राजनीतिक दलों ने बहुसंख्यक समाज की उपेक्षा की? धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है साहब? ये मुझे लगता है राजनेता ही भूल गए हैं। धर्मनिरपेक्ष का मतलब यही होता है कि आप हर व्यक्ति को एक नजरिया से देखें, और जो देश की परंपराएं और संस्कृति है उस पे तो हमें चलना ही पड़ेगा ना। आप जिस कुल में पैदा होते हैं, जिस परिवार में जो परंपराएं आपकी परिवार में होती हैं, जो बहुत सालों से चली है, उन्हीं परंपराओं पर, जो उन्हीं रीत रिवाजों पे चलते हैं। तो भारत 5000 साल से जिस रीत और रिवाज और जिस संस्कृति से, हमारे यहाँ मुगल आए, हमारे यहाँ अंग्रेज आए, पर हमने अपनी रीत रिवाज और संस्कृति नहीं बदली ना। तो मेरा साफ तौर से कहना है कि हर व्यक्ति को अगर आप एक नागरिक के तौर से देखिए और उसको आगे इस देश के विकसित करने के लिए क्या कदम सरकार उठा सकते हैं, वो होगा। अगर उस व्यक्ति को आप एक सिर्फ व्यक्ति बटन दबाने वाला, अपने पार्टी का बटन दबाने वाला है, तो ना तो ये देश आगे बढ़ेगा और लोगों को असुरक्षा महसूस होगी। और ऐसे सिर्फ हमने मुर्शिदाबाद में नहीं देखा है। मैं उस समय गृह राज्य मंत्री था जब वो राइट पश्चिम उत्तर प्रदेश में हुआ था और मुजफ्फरनगर में जब हुआ था, और आप उस चीज में राजनीति को, क्योंकि इलेक्शन वहां भी आ रहा था, उसको मॉनिटर मैंने बहुत क्लोजली किया और उसको इसलिए आगे बढ़ाया गया कि थोड़ा आगे बढ़ेगा तो थोड़ा लोग डरेंगे, तब आके हम दाब देंगे, पूरा रोक देंगे, तो हमारे साथ लोग समझेंगे सुरक्षा के लिए एक ही व्यक्ति ठीक है। परंतु ऐसा हुआ नहीं, वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया।
तो इस तरह का कि आप बटन चलाएंगे सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए, आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य, पत्रकारिता का लक्ष्य क्या है? जो सच है, जो सच्चाई है, जो कमियां हैं, उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए? नेता का क्या है कि हर वक्त व्यक्ति को आगे बढ़ाए, सबका आंसू पोंछा जाए। जो नीचे तबके का आदमी है उसको कैसे आगे प्रभावित किया जा सकता है। ये आप जब हम राष्ट्र की बात शुरू की, हम आगे तुष्टीकरण में, जब राष्ट्र की आपकी सोच राष्ट्र की नहीं होगी तो तुष्टीकरण तो होना ही है। जब आप सबको एक नजरिया से नहीं देखेंगे, राष्ट्र के बारे में नहीं सोचेंगे, तो तुष्टीकरण तो होनी है। क्योंकि आप सत्ता में किसी हालत में 20, 30, 40% लोगों को एक टूल बनाकर सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं। ये मैं फिर से दोहराता हूं, एक बहुत ही खतरनाक दौड़ है, और जिस प्रगति और तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं, इसमें हम सबको सचेत रहने की आवश्यकता है। हाँ, लेकिन अगर हम भारतीय राजनीति को देखें, स्वतंत्रता के बाद की भारतीय राजनीति को, तो ऐसा लगता है कि भारतीय राजनीति के लिए तुष्टीकरण एक आवश्यक बुराई है और बिना इसके भारतीय राजनीति संचालित नहीं होती। अगर हम विभिन्न दलों के घोषणा पत्रों की बात करें तो जिस प्रकार से, जिसको आज प्रधानमंत्री रेवड़ी कल्चर कहते हैं, तो जो वोट बैंक की राजनीति है, जो केवल जो है सत्ता पे काबिज होने की राजनीति है, इससे आपको लगता है कि ये भारतीय समाज को, एक भारत को एक राष्ट्र के रूप में ये किस दिशा में ले जाने की कोशिश है? और अगर आपकी पार्टी, आपका दल, आपकी सरकार इससे बचने के लिए, इसे वापस राष्ट्र को पुनः अपने विकास यात्रा पे लाने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? देखिए, मैं इसमें साफ तौर से कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने एक जो राष्ट्रवाद की हलक लोगों के अंदर जगाई, मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा योगदान इस देश के लिए रहा। जो राष्ट्रवाद की और जो गाथाएं हमारी दोनों बहनों ने अभी सुनाई, उन चीजों की वीरता की, हमारे परंपराओं की, जिसलिए हम लोग इस देश में कुर्बानी की, ये जो गाथाएं हैं, इन चीजों को लेके जो प्रधानमंत्री ने एक अभियान जैसा चलाया इस देश में, और उसका आज हम देखते हैं कि नौजवान भी, हमारे नौजवान भाई जो हैं, वो भी राष्ट्रवाद के बारे में बात करते हैं। और जैसे हमारी दोनों बहनों ने करी, तमाम आप लोगों ने सजेशन दिए, उसमें आज लोगों की वो जिज्ञासा बढ़ी है अपनी इतिहास के बारे में जानने के बारे में। क्योंकि तमाम चीजें, तमाम इतिहास हम लोग जब पढ़ते थे, उस इतिहास के बारे में हमें कोई ज्ञान ही नहीं था। परंतु इस सरकार के आने में आपने तमाम वीरता, तमाम इस हिंदुस्तान के तमाम लोगों के बारे में आपने वीरताएं की, और किस तरह के लोगों ने बलिदान दिए हैं इस देश को आगे बढ़ाने के लिए। साफ तौर से जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने, हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर से विकसित करने की एक जो बात की है, और उसमें नजर बिना आज नौजवानों के सरकारी नौकरी के लिए बड़ी मार होती है पूर्वांचल में, जैसे आप जानते हैं। प्राइवेट जॉब्स में अभी पूर्वांचल में उतनी लोगों को जिज्ञासा भी नहीं है, और सबको सरकारी नौकरी पर मौका ही नहीं मिलता था। परिवर्तन आज हुआ है। आप देखिए, उत्तर प्रदेश हो या बाकी प्रांतों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, जो पढ़ेगा, जो मार्क्स पाएगा, उसी को नौकरी मिलेगी। ये अगर हर आदमी को अपना हक मिलने लगे, तुष्टीकरण का मतलब है कि आपसे मैं पैसा ले लूं। मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, पर सुनने में जो आता है महेंद्र जी, पैसे के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर नौकरियां मिलने लगी, तो सारे स्कूल कॉलेज बंद कर देना चाहिए।
परंतु आज लोग आगे पढ़ लिख कर अपॉर्चुनिटी ही बहुत बड़ी चीज है। लोगों को आज मौका मिल रहा है कि अपना हुनर दिखा के आगे बढ़ने के लिए। आज तमाम कहानियां हम देखते हैं कैसे लोग कैसे गरीब से गरीब आदमी को मौका, IAS IPS तमाम, मैं जहां से आता हूं पडरौना से, आज तमाम सरकारी नौकरियां ऐसे लोगों को मिली है, बच्चों को मिली है जो उनके माँ बाप बड़े ही खराब हालत में थे, क्योंकि मौका मिल रहा है एक्सेलेंस पर, मौका मिल रहा है, सबको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है अपना हुनर दिखाने के लिए। तो तुष्टीकरण तभी जाएगी, और तुष्टीकरण, मैं फिर से उसी चीज को दोहराता हूं, आप उसको समझ नहीं सकते। और जब तक एक कैनवस में आप सबको नहीं देखें, वक्फ से किसी हिंदू का फायदा नहीं होने वाला है। अगर जो चर्चाएं हो रही हैं कि हमारा अधिकार लिया जा रहा है, हमसे अधिकार छीन लिया जाएगा, वो जितनी जमीनें यार जो जमीनें वक्फ में रहेंगी उसमें हिंदुओं का फायदा नहीं होगा, उसमें मुस्लिम महिलाओं का फायदा होगा, उसमें यतीमों का फायदा होगा, उसमें मुस्लिम बच्चों का फायदा होगा। उनके लिए चैरिटेबल ट्रस्ट बनाकर जो उसमें सही आमदनी है उनके लिए आना चाहिए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण कर रही है, या जो 4% लोग उसको कंट्रोल करके एक पूरे धर्म को बताना चाह रहे हैं कि आपके खिलाफ? उनको मिल ही नहीं रहा था कुछ वक्त से, तो उनसे छीना क्या जा रहा है? अरे 8 लाख एकड़ आज है अगर महेंद्र जी, तो उसमें से तो उनको एक आना भी नहीं मिल रहा था, तो उनसे क्या छीना जा रहा है? हाँ, क्योंकि 2-4% जो पूरा मजा उठा रहे थे उनको तकलीफ है, तो उन्होंने, जब आपसे जो एडवांटेज आप लेते जा रहे हैं, तुष्टीकरण वहां से शुरू होता है कि जिसका एडवांटेज सबसे ज्यादा है, उस एडवांटेज से जब आपको एक आम नागरिक से देखा जाएगा, आपसे वो लिया जाएगा क्योंकि आपने गलत दबोच के रखा हुआ है, तब आप तुष्टीकरण की नहीं, तब आपको धर्म याद आने लगता है। ये है तुष्टीकरण। निश्चित रूप से आपने बहुत ही सारगर्भित और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस महत्वपूर्ण विषय पे अपने विचार रखे कि किस प्रकार से भारत में लोकतंत्र की जड़ें तभी गहरी होंगी जब भारत की राजनीति तुष्टीकरण से संतुष्टीकरण की ओर बढ़ेगी। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वर्तमान सरकार ने, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, जो सबका साथ और सबका विकास की जो नीति, कि किसी भी नीति में, लोक कल्याण की नीति में किसी प्रकार से भेदभाव नहीं होगा और किसी भी आधार पे, जाति, धर्म, वर्ग, मजहब के आधार पे भेदभाव नहीं होगा। मुझे लगता है कि अगर हमें भारतीय लोकतंत्र को एक जो है विकास की यात्रा पे ले जाना है, तो भारत की राजनीति को भी वोट बैंक पॉलिटिक्स से हटना होगा, उसको बदलना होगा और तुष्टीकरण से संतुष्टीकरण की राजनीति की तरफ सभी राजनीतिक दलों को कदम उठाना होगा। इस महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा के लिए आपने अपना समय निकाला और मैं जागरण परिवार की तरफ से आप और गोरखपुर के सभी नगर वासियों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच। अब क्योंकि इस चर्चा का, इस विमर्श का, इस संवादी का एक प्रमुख सेगमेंट है कि कुछ सवाल जो है हमारे जो अतिथिगण हैं या जो दर्शकगण हैं उनके तरफ से हम लेते हैं। हेलो जी, प्रणाम सभी लोग को। मेरा नाम प्रदीप गुप्ता है और अभी आपने जो मुर्शिदाबाद घटनाओं को लेकर चर्चाएं चल रही थी, जो है बोर्ड को लेकर, जो है जितनी अभी हिंसक घटनाएं हुई, कत्लेआम हुए, और आपने बताया कि उसका एक हिस्सा भी नहीं उसको दिखाया जा रहा है, तो क्या सरकार जो है, केंद्र सरकार जो है, किसी और बड़े घटना की आशंका में है कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए? जो इतने बड़े घटना होने के बाद जो है आखिर ऐसे कदम क्यों नहीं उठाए गए? जो है वहाँ हिंदुओं को कत्लेआम की जा रही है जो है, और केंद्रीय बल लगे हुए हैं, उसके बाद लोग वहाँ से जाने से डर रहे हैं, तो क्या एक हमारा जो गृह मंत्रालय है एक राज्य के आगे नतमस्तक हो गया है? नहीं गुप्ता जी, उसको मैं साफ तौर से नकारता हूं। पूरी बीएसएफ, और अगर वहां केंद्र रिजर्व फोर्सेस नहीं पहुंची होती तो आप वहां समझ नहीं सकते हैं कि वहां क्या हालत होती है। परंतु
वहां हालत को नियंत्रण करने के लिए अगर केंद्र सरकार ने वहां बीएसएफ नहीं भेजी होती तो आज वहां क्या हुआ होता आप समझ नहीं सकते हैं। सरकार, एक बात आपने राष्ट्रपति शासन को लागू करने के लिए, इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अब 11 साल सत्ता में केंद्र सरकार में रही है, एक बार भी प्रेसिडेंट्स रूल लागू नहीं किया, क्योंकि राजनीतिक और प्रजातंत्र के अंतर्गत जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, जनता ने चुनी होती है, उसको, नहीं तो लोग बोलते हैं हमारे खिलाफ जहां सरकार बनेगी हम राष्ट्रपति शासन। और आप जानते हैं इस देश में कितने छोटे छोटे मुद्दे पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाते थे, परंतु वहां राष्ट्रपति शासन लगाने का मतलब होता है कि जनता के, जिसको पूर्ण बहुमत दे रखी है, उसके उस राजनीतिक या प्रजातंत्र को वहां गला घोटने की बात होती है। परंतु जो बहुत मुख्य बात आपने कही कि क्या वहां हिंदुओं का जो कत्लेआम हो रहा है, जो हिंदुओं को वहां परेशानी हो रही है, केंद्र सरकार हो या गृह मंत्रालय हो, दोनों उसको नियंत्रण लाने में प्रदेश सरकार पे दबाव डाल रहे हैं। और मैं, क्योंकि हमारे बहुत प्रिय मित्र वहां वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं और स्पोक्समैन भी हैं, तो उनसे मेरी चर्चा होते रह रही है और वो साफ तौर से कर रहे हैं कि केंद्र सरकार, और क्योंकि अब दबाव इतना चारों तरफ से आ रहा है, तो प्रदेश सरकार भी अब अपने नींद से उठने का, अब वो कह रही है कि बांग्लादेश से लोग आ गए हैं तो उन्होंने ये करवाया है, तो अब वो भी बैकफुट पे आए। परंतु केंद्र सरकार ने वहां पलायन रोकने के लिए, और जो दूसरी सबसे वहां जो खतरनाक बात है कि जो लोग कैंप्स में, कोई लोग अनाज ले जाना चाहता है, कुछ मदद करने के लिए ले जाना चाहता है, डॉक्टर को ले जाने चाहता है, उसको भी प्रदेश सरकार ने बैन कर दिया है। तमाम ऐसे संगठन होते हैं, कहीं भी इस तरह की चीजें होते हैं तो सामग्री पहुंचाने के लिए, डॉक्टर को ले जाने के लिए तमाम सेवा संस्थाएं पहुंचती हैं, सरकार ने भी उसे रोक दिया है कि वहां कोई नहीं जाएगा, क्योंकि वहां से जो सही की हालत है वहां कहीं जनरल पब्लिक, पूरा देश में नहीं आ जाए। परंतु मैं, गुप्ता जी, आपकी चिंता को मैं बिल्कुल मानता हूं, वो चिंता है, परंतु केंद्र सरकार के पास जितनी ताकत है जान माल और सुरक्षा बचाने के लिए, उसमें वो कोई कसर नहीं छोड़ रही है। परंतु जहां से हमने शुरू किया था, तुष्टीकरण का कहां अंत होगा, जहां जहां अगर लोग, आबादी ज्यादा होगी, अगर ये करने लगे तो हमारा देश की क्या हाल होगी ये आप खुद समझ सकते हैं। सर, इसलिए राष्ट्र को लेकर हमें इस देश को विकसित बनाना है। सर नमस्कार, मैं अजय उपाध्याय आपके जनपद से आता हूं। एक जरूरी सवाल, बहुत ही अच्छे विषय पर यह वार्ता चल रही थी, लेकिन इसके हट के मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगा। आपके पिताजी से लेकर और आपको हमने बचपन से देखा है, और एक चुनाव में भी आपको एक पर्चा आपका देखा है, जब दून से पढ़ के आप आए थे, चुनाव लड़ रहे थे, वो मुझे मेरी स्मृतियों में है। मैं उस बात पर नहीं जाऊंगा, लेकिन एक सवाल जो पूरे कुशीनगर जनपद की तरफ से मैं आपसे पूछ रहा हूं, और एक आश्वासन भी आप जैसे नेतृत्व से चाहूंगा। जब आज विकास की नदियां बह रही हैं, मैं इसको स्वीकार करता हूं, बस एक छोटा सा सवाल कि कुशीनगर रेल से कब जुड़ रहा है? सब, जब मैं मंत्री था तो 60 साल तक तो नहीं जुड़ा था, पर अब बड़ी लाइन तो मैंने बनवा दी थी जब मैं पिछले बार मंत्री था, और उसी समय लखनऊ से कम लखनऊ से तो जुड़वा दिया था। परंतु हमने माननीय वैष्णव जी से भी बात की है, कप्तानगंज से दिल्ली ट्रेन मैंने रुकवाई दी थी, तो ऐसा नहीं है कि कुशीनगर दिल्ली से या बाकी जगहों से नहीं जुड़ा है, परंतु पडरौना स्टेशन से या बाकी जगहों से ट्रेन चलाने के लिए, बाकी शहरों को जोड़ने के लिए, उस पर हम, धरती कब जुड़ रही है, कुशीनगर कब जुड़ रहा है? सर, कुशीनगर को जोड़ने के लिए, अब कुशीनगर में तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ गया है, ट्रेन को, आप अगर ट्रेन की बात कर रहे हैं, अभी तो हमें पडरौना और बाकी लोगों को वहां से, जहां रेल लाइन है उसको दिल्ली से जोड़ दिया जाए। परंतु जो आप बात कह रहे हैं, इतना आसान काम नहीं। देखिए उपाध्याय जी, राजनीति आप मेरे बारे में जानते हैं, जो काम
संभव जल्दी नहीं होता है, उसके लिए मैं मान स्वीकृति भी नहीं होता। हाँ, वो एक मांग रही है बहुत दिनों से और बहुत सालों से मांग रही है, उसको हम लोग उठाएंगे और प्रयास करेंगे कि भगवान बुद्ध की धरती कुशीनगर भी एक दिन रेल लाइन वहां से भी चले। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू सो मच।